हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ उमा हरिद्वाल और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3A जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। इसके पहले के सेशन में मैंने आपको कराया था यूटिलिटी एनालिसिस, जिसका मैंने फुल वीडियो आप रिवीजन के लिए देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंस और सारे आंसर्स विद लॉ एक्सप्लेन किया था। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3A, जो बहुत स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि मैम चैप्टर नंबर 3 करवाओ। तो आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से, ठीक है। ओके, आपके पास आपके टेक्स्ट बुक होना चाहिए बोर्ड का, और साथ में आपके पास एक पेन या पेंसिल, और आप अलग से अपने पास एक नोटबुक रख सकते हैं जिसमें अगर आपको कुछ नोट्स लिखना है तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है डिमांड एनालिसिस। सो आखिर पहले हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड, डिमांड होता क्या है। ओके, सो सी डिमांड का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊंगी कि व्हाट इज डिमांड। ओके, सी डिमांड का मतलब क्या होता है। डिमांड इज इक्वल्स टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड प्लस एबिलिटी टू पे। ओके, ये आप लिख सकते हो, ये एक शॉर्टकट में मैंने आपको मीनिंग लिख के दिया है, बट एक्चुअली में आपको मीनिंग ऐसे नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। ओके, डिमांड स्टार्ट होता है डिजायर से। अब ये डिजायर का मतलब क्या होता है, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। लेट से फॉर एग्जाम्पल आप कोई मार्केट में हो और आपको शॉपिंग करनी, आपको एक ड्रेस खरीदना है। ओके, तो आपके मन में एक डिजायर आया कि मुझे ऐसा ड्रेस खरीदना है। ओके, आप शॉप में गए, आपने शॉपकीपर को बोला कि मुझे इस तरीके का ड्रेस क्या करना है, खरीदना है। शॉपकीपर आपको मल्टीपल ड्रेसेस दिखाएंगे। ओके, फिर आप पूछोगे इसका प्राइस क्या है। तो जैसे ही उसने प्राइस बताया, फिर आप सोचने लग जाते हो कि क्या ये प्राइस वर्थ इट है। तो अगर आपको लगेगा कि हाँ ये प्राइस वर्थ इट है, मतलब आप क्या हुए, विलिंगनेस टू स्पेंड। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है कि आप उस ड्रेस पे खर्चा करने को रेडी हो। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है। एबिलिटी टू पे, तो जब ये तीनों चीज साथ में हो जाती है, उसका मतलब क्या हुआ कि आप चीजों का डिमांड कर रहे हो। डिमांड का मतलब होता है जब कंज्यूमर किसी चीज को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। वापस से रिपीट करते हैं, डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंज्यूमर किसी चीज को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है। याद रखना, हम यहाँ पे कस्टमर नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे कंज्यूमर। ओके, डिमांड एनालिसिस का मतलब होता है कि कंज्यूमर एनालिसिस, कि कंज्यूमर कैसे चीजों को खरीदता है। ओके, आई होप आपको इतना समझा होगा कि डिमांड एनालिसिस होता क्या है। ओके, आपको मीनिंग ऐसे नहीं लिखना है, ये जस्ट मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि डिमांड होता क्या है। तो अगर आपको समझ गया है तो आप जल्दी से थम्स अप दे दीजिए। ओके, कि व्हाट इज डिमांड, ठीक है। सो वापस रिपीट करते हैं, डिमांड अपना स्टार्ट होता है डिजायर से, ठीक है। जब आपको किसी चीज की इच्छा होती है, डिजायर जागते हैं, है ना, उसके बाद आप वो चीजों के बारे में रिसर्च करते हो, उसका प्राइस देखते हो। प्राइस देखने के बाद आप फाइनली डिसाइड करते हो कि हाँ क्या वो चीज हम खरीद सकते हैं या नहीं है। ओके, ठीक है। सो दिस इज डिमांड एनालिसिस का मीनिंग। ओके, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिमांड एनालिसिस किया जाता है। ओके, हर कंज्यूमर चीजों का क्या करता है, डिमांड करता है। एक और चीज आपको इसमें याद रखना है कि कभी भी आप इस डिमांड चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ओके, साथ में आप रिपीट भी कर सकते हो, डिमांड एनालिसिस पढ़ रहे हो मतलब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिमांड पढ़ना है। ओके, तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ डिमांड।
ठीक है। अब जो भी मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, अभी का जो मैं आंसर करवाने वाली हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। ठीक है, सो लेक्चर को कंटिन्यूसली देखते रहना। आपके 12th के बोर्ड्स के में सारे कॉन्सेप्ट्स अभी हम क्लियर करेंगे। ओके, सो अभी हम सबसे पहला जो क्वेश्चन आज के सेशन में करने वाले हैं वो है अपना फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। ठीक है, तो आप अपने टेक्स्ट बुक के इस पेज पे आ सकते हैं जो मैं आपको करवाने वाली हूँ। ये आपका टेक्स्ट बुक हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा आपका आंसर। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ आंसर कहाँ है। ये रहा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ओके, ये आपका टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 20 पे है। ठीक है, ओके। सो जिसका भी ये रिवीजन हो गया है, ये वापस से एक बार मैं इसमें आपको लॉ, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स भी सिखाने वाली हूँ। ठीक है, सो चलो कंटिन्यू करते हैं विद आवर फर्स्ट आंसर डिमांड का, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे डिमांड डिटरमाइन होता है या फिर जिससे डिमांड इन्फ्लुएंस होता है। चलो, आप लोग से एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले अगर कंज्यूमर किसी चीज को डिमांड करना चाहता है तो वो क्या चीज को कंसिडर करेगा? सबसे पहले वो क्या देखेगा? सबसे पहले वो उस कमोडिटी का क्या देखेगा बच्चों? वो उस कमोडिटी का प्राइस देखेगा। क्लियर है? प्राइस देख के चीजों की क्या की जाती है? डिमांड की जाती है। तो चलो, अगर हम किसी चीज का प्राइस देख रहे हैं, ठीक है, तो प्राइस में क्या होगा? सी, प्राइस नॉर्मली अगर आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कैसे देखा जाता है? हायर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी डिमांड। लोअर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है उतना कम क्वांटिटी हम क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। लेकिन जितना सस्ता उसका प्राइस है उतना ज्यादा क्वांटिटी हम खरीदेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। ओके, मैं यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे लिख रही हूँ। एक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कार, ओके, और दूसरा मैं यहाँ पे आपको चॉकलेट का एग्जाम्पल दे रही हूँ। मुझे बताओ, गाड़ी और चॉकलेट दोनों में से ज्यादा महंगा कौन सा होता है? गाड़ी होता है या चॉकलेट होता है? ऑब्वियसली गाड़ी की प्राइस चॉकलेट के कंपैरिजन में क्या होती है? ज्यादा होती है। इसके लिए हम एक टाइम पे कितनी गाड़ी खरीदते हैं? एक, क्योंकि हायर द प्राइस, क्वांटिटी कितना रहेगा? क्वांटिटी रहेगा कम। ओके, बट उसी जगह पे जब हम चॉकलेट की बात करते हैं, चॉकलेट 1 रुपए की भी आती है, 2 रुपए की भी आती है, तो हम एक टाइम पे 5 चॉकलेट्स भी खरीद सकते हैं, है ना? एक टाइम पे हम 10 चॉकलेट्स भी खरीद सकते हैं। मतलब प्राइस लोअर है ना, इसके लिए क्वांटिटी क्या है? चॉकलेट की ज्यादा है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा रहता है। तो प्राइस और डिमांड का रिलेशन बच्चों हमेशा कैसा रहता है? इनवर्स। कैसा रिलेशन रहता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड नहीं बोलने का, क्या बोलने का? क्वांटिटी डिमांड, कि इतने प्राइस पे हम कितना क्वांटिटी खरीद रहे हैं। 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, ऐसा। ओके, तो वापस रिपीट करते हैं। हायर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी डिमांड। लोअर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी डिमांड। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसा रिलेशन होता है? इट्स अ इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप हम देखते हैं इसमें? इनवर्स रिलेशनशिप। इसको अच्छे से आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि प्राइस और इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, आप चाहिए तो पेन से आपके टेक्स्ट बुक में शॉर्ट में देखो ऐसा लिख सकते हो। मैंने शॉर्ट में P लिख रही हूं और क्वांटिटी डिमांड को Q लिख रही हूं, तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। प्राइस ज्यादा तो क्वांटिटी डिमांड क्या रहेगा? कम। ठीक है, और प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांड क्या रहेगा? ज्यादा। ये है शॉर्टकट में मैंने आपको लिख के बताया है। हायर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी डिमांड। लोअर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी डिमांड। तो ये हो गया फर्स्ट डिटर्मिनेंट जिससे डिमांड क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया रहेगा कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा रहता है। ये तो सिंपल था, है ना? अब हम और भी दूसरे डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं।
ओके, सो लेक्चर को कंटिन्यूसली देखते रहिए और कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, ठीक है। सो चलो अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। ओके बच्चों, अभी सेकेंड पॉइंट जो आता है वो है हमारा यस अपना प्राइस हो गया। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा इनकम। अब ऑब्वियस ही बात है, हम हमेशा सिर्फ प्राइस देखते हैं। अगर कोई इनकम ही नहीं होगी तो क्या हम चीजों की डिमांड करेंगे? यस और नो? आप जल्दी से कमेंट कीजिए। बिकॉज इनकम ज्यादा रहेगा ना तो ही हम चीजों की क्या कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। व्हाट इज इनकम? इनकम की मतलब होती है कमाई, कि हम जब काम करके कुछ पैसे कमाते हैं। अब एक और चीज मुझे आपको बतानी है कि इनकम को हम शॉर्ट में लिखते हैं वाई। इनकम को कभी भी आई नहीं लिखना होता है इकोनॉमिक्स में, क्या लिखना होता है, वाई। ओके, सो इनकम और डिमांड का रिलेशन कैसा रहेगा, चलो बताओ जल्दी से। हायर द इनकम, हायर द क्वांटिटी डिमांड, लोअर द इनकम, लोअर द क्वांटिटी डिमांड। जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतनी ज्यादा आप चीजों की डिमांड करोगे, लेकिन जितनी कम इनकम रहेगी उतनी कम क्वांटिटी आप क्या करोगे, डिमांड करोगे। जिसकी इनकम ज्यादा है तो वो लोग स्टारबक्स में कॉफी पियेंगे, जिसकी इनकम एकदम कम है वो लोग टपरी का चाय या टपरी का कॉफी पियेंगे। समझ में आ रहा है? प्राइस, इनकम की वजह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हम क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। हायर द इनकम, हायर द क्वांटिटी डिमांड, लोअर द इनकम, लोअर द क्वांटिटी डिमांड। मतलब इनकम और डिमांड का रिलेशन इनवर्स है या डायरेक्ट है? चलो बताओ। हायर द इनकम, हायर द डिमांड, लोअर द इनकम, लोअर द डिमांड। मतलब इनका जो रिलेशनशिप हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये है डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है बच्चों? डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनकम ज्यादा तो हम चीजों की डिमांड भी ज्यादा करते हैं, और इनकम कम तो हम चीजों की डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे। ओके, क्लियर है? इनकम डिसाइड करते हैं हमारे परचेजिंग पावर को, करेक्ट, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। सबसे पहले हमने सीखा प्राइस के बारे में, दूसरा हमने सीखा इनकम के बारे में। अब आते हैं और भी नए नए पॉइंट्स को जिसको हम लोग समझेंगे। तीसरा पॉइंट जो अपना होता है वो है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दो गुड्स एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? जहां पे दो गुड्स एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, कंपीट, कंपटीशन में है। और मैं एकदम यूनिवर्सल एग्जांपल लूंगी जो आपके बुक में भी दिया हुआ है और शायद आप लोग में से बहुत लोगों को पता भी होगा, ठीक है। तो जो हम लोग एग्जांपल अभी सीखने वाले हैं वो है टी और कॉफी का। ओके बच्चों, किसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग? टी और कॉफी का। तो ये मैं आपको अच्छे से इधर लिख के बता रही हूं। ओके, सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल लेते हैं, टी, कॉफी। चलो इसको समझते हैं। मान लीजिए आप चाय बेचते हैं, है ना, आपकी चाय की शॉप है, और उसी के जगह पे आपका एक कंपटीशन में है वो कॉफी बेचता है। ओके, चाय वाला चाय 5 रुपए में बेच रहा है। एग्जाम्पल ले लेते कि 5 रुपए का एक कप चाय। कॉफी वाला भी 5 रुपए का कॉफी बेच रहा है। तो जिनको चाय पीना है वो लोग चाय पी रहे हैं, जिनको कॉफी पीना है वो लोग कॉफी पी रहे हैं, अपने अपने मर्जी के हिसाब से। अब क्या हुआ ना, अब चाय वाले ने सोचा यार मेरी तो चाय की बहुत डिमांड है, प्राइस को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो चाय वाले ने प्राइस, मतलब आप लोगों ने अपने चाय का प्राइस 5 रुपए से 10 रुपए कर दिया, लेकिन कॉफी का प्राइस अभी भी 5 रुपए ही है। तो अब मुझे बताओ अब क्या होगा? अब जो चाय पीने वाले लोग हैं, जो डेली चाय को कंज्यूम कर रहे हैं, वो लोगों को क्या लगेगा, यार हर दिन का 10 रुपए देने से अच्छा है मैं हर दिन कॉफी ही पीऊं। जिनको चलेगा, जिनको चाय का एडिक्शन नहीं है, जिनको एडिक्शन है चलो वो तो एक्सेप्शन हो गया, लेकिन जिनको चाय का एडिक्शन ही नहीं है उनको चलेगा कि 5 रुपए ज्यादा देने से अच्छा है लेट्स हैव कॉफी।
क्लियर है? सो अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसके सब्स्टिट्यूट का क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे ही चाय का प्राइस बढ़ा, कॉफी का डिमांड भी पहले से क्या हो गया? बढ़ गया। ओके, लोग शिफ्ट हो जाएंगे सब्स्टिट्यूट में। आप लोगों ने भी कितने बार ऐसा किया होगा कि जब कोई चीज आप खरीद रहे हो, आपको लग रहा है यार इसका प्राइस बढ़ गया, तो आप लोग शिफ्ट हो जाओगे कोई और चीज पे जिसमें आपको लगेगा यार ये थोड़ा सस्ता है, तो हम ये चीज खरीदते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन कैसा होता है? चलो बताओ, कैसा रिलेशन होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का? यस, आंसर आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन होता है डायरेक्ट, बिकॉज सब्स्टिट्यूट गुड्स में हम दो गुड्स को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, दोनों कंपटीशन में है। ओके, सो चलो वापस से पढ़ते हैं। जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसके सब्स्टिट्यूट का डिमांड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसके सब्स्टिट्यूट का डिमांड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट में हम दो गुड्स को साथ में कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं उनका रिलेशनशिप। ठीक है, सो अभी तक हमने यस परफेक्ट, सबके आंसर्स आ रहे हैं और सबके एकदम करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो चलो वापस से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा? प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स। प्राइस के टाइम पे हम सिर्फ एक कमोडिटी पे फोकस कर रहे हैं। ओके, इनकम और डिमांड का रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्ट। सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्ट। ओके, आई होप आपको यहां तक सबको क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप। ओके, एंड साथ में ये भी बोल सकते हैं कि यस मैम समझ गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो चलो, सो मैं अभी आपके टेक्स्ट बुक में आ रही हूँ फिर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में ये सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये सेकेंड पॉइंट है इनकम का आपके राइट में, फिर ये प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, तो अपने अभी तक कितने पॉइंट्स हो गए बच्चों? हमारे 3 पॉइंट्स खत्म होते हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सो चलो कॉम्प्लीमेंट्री पे आते हैं। अभी क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? यस, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? चलो कॉम्प्लीमेंट्री को समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जॉइंट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जॉइंट गुड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन के साथ इंक, गाड़ी के साथ पेट्रोल, है ना? और क्या आ सकता है जॉइंट गुड्स में? यस, शॉर्ट कोट्स बच्चों आपको मिलेगा, लेकिन हमेशा याद रखो ये मेरा एक टेक्निक होता है पढ़ाने का कि पहले मैं आप लोगों को मौका देती हूँ कि आप लोग अपना क्रिएटिविटी यूज करो। लेक्चर के टाइम पे ही क्रिएटिविटी यूज करके एक स्मार्ट कोड बनाने का ट्राई करो, और अगर आपको फिर भी नहीं जम रहा है तब जाके मैं आपके स्मार्ट कोड्स में आपकी मदद करूंगी। ओके, ठीक है, सो आप अपने खुद से क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो और हम लोग इस लाइव लेक्चर में ही डिस्कस कर सकते हैं कि इसके स्मार्ट कोड्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, सो चलो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसमें दो गुड्स जुड़े हुए हैं, हम लोगों को दोनों गुड्स को साथ में ही क्या करना पड़ेगा? डिमांड करना पड़ेगा। जैसे फोन और चार्जर, एसी और उसका रिमोट, है ना? टीवी और सेट टॉप बॉक्स। ऐसा ही बोल सकते हैं मोबाइल एंड इंटरनेट, है ना? इंटरनेट के बिना आप मोबाइल कुछ आपके काम का ही नहीं है, आप क्या ही करोगे? समझ में आ रहा है? ओके, सो अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मैं एग्जांपल ले रही हूं गाड़ी और पेट्रोल का। ठीक है, किसका एग्जांपल ले रही हूं? गाड़ी और पेट्रोल का। मान लीजिए मार्केट में पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है। पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो मुझे बताओ, जो गाड़ी खरीदने वाले लोग हैं जिनको नई गाड़ी खरीदनी है, क्या वो गाड़ी खरीदेंगे? पेट्रोल का प्राइस जितना सोचा था उससे ज्यादा हो गया। तो अब मुझे बताओ, क्या लोग गाड़ी खरीदेंगे? उस टाइम पे गाड़ी की डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी खरीद के आपको शोपीस की तरह रखना थोड़ी है, आपको उसको चलाना भी है ना। तो गाड़ी खरीद तो लिया,
बट हर टाइम पे आपको एकदम ज्यादा प्राइस पे पेट्रोल देना भरना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो पेट्रोल के वजह से गाड़ी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। उसी की जगह पे अगर पेट्रोल सस्ता है, पेट्रोल का प्राइस कम है, तो लोग सोच सकते हैं कि जो 2 व्हीलर खरीद लेते हैं, 4 व्हीलर खरीद लेते हैं, पेट्रोल भी कम है, तो अपना कॉस्ट क्या हो जाएगा, बच जाएगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन कैसा होता है, यस चलो बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन कैसा होता है, यस एकदम सही जा रहे हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन होता है इनवर्स। दो गुड्स जब जुड़े हुए होते हैं ना, तो उनका रिलेशन कैसे होता है बच्चों, इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट्स अब समझ रहा है अच्छे से। अभी तक हमारे 4 पॉइंट्स हो गए हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या क्या पॉइंट्स है देखो बच्चों, पहले हमने सीखा प्राइस। अब प्राइस में हमने 3 प्राइस के बारे में सीखा है, प्राइस ऑफ गुड्स, सेकेंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और तीसरा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर है? प्राइस, ये 3 प्राइस के बारे में सीखा है, तो आप यहाँ पे P3 करके याद रख सकते हो। P3 प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, पहले तो नॉर्मल है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। दूसरा हमने क्या सीखा, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और तीसरा हमने क्या सीखा, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, प्राइस के अलावा दूसरा पॉइंट हमने किसके बारे में सीखा है, इनकम। प्राइस के बाद हमने क्या सीखा, इनकम के बारे में सीखा। तो ऐसे करके आपके कितने पॉइंट्स हो गए बच्चों, 1 2 3 4। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, और तीसरा चौथा हमने क्या सीखा, इनकम के बारे में सीखा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक एकदम क्लियर हो गया रहेगा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने आंसर पे। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना, जिसमें आपको रिलेशनशिप याद रखना है, वो हो गया है। अब हम लोगों को रिलेशनशिप याद नहीं रखना है कि डायरेक्ट है या इनवर्स है, आपको अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, ओके, तो चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे पॉइंट्स को। ठीक है, अब आते हैं 5th पॉइंट पे। ये वाला आंसर अगर आप लोगों को किसी को नहीं पता है कि कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है, इसको अगर आपको पढ़ना भी है ना, तो जस्ट 4 मार्क्स के लिए आपको इसको पढ़ना है। ओके, इस चैप्टर में से 8 मार्क्स के लिए या तो लॉ ऑफ डिमांड आएगा। ठीक है, क्या आएगा, लॉ ऑफ डिमांड। यस, किसी ने एक ने शॉर्टकट दिया भी है, पिन ईट लॉट। वाओ, आप इस चीज को यूज कर सकते हो, वेरी गुड। और भी आप स्मार्ट कोड्स अपने बना सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अभी नेक्स्ट जिससे डिमांड इन्फ्लुएंस होता है वो हम देखते हैं नेचर। नेचर एज इन हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो गुड्स है वो नेसेसरी गुड्स है या लग्जरी गुड्स है। क्या देख रहे हैं हम लोग अभी, नेसेसरी गुड्स है या लग्जरी गुड्स है। तो मुझे बताओ नेसेसरी, ओके, आपको टोटल 5 to 6 पॉइंट्स पढ़ना है। 4 मार्क के आंसर में आपको 5 to 6 पॉइंट्स पढ़ना है। मैं आपको सारे पॉइंट्स पढ़ाऊंगी, बट आपको 5 to 6 पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। दैट इज इनफ विद एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलो अभी हम सीखते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी में 2 टाइप के गुड्स होते हैं, एक होता है नेसेसरी और एक होता है लग्जरी। नेसेसरी गुड्स के टाइम पे क्या आप प्राइस देखते हो, नहीं, वो गुड्स तो हमें खरीदना ही पड़ता है। नेसेसरी का मतलब क्या होता है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, है ना, बेसिक एजुकेशन, ये सब तो नेसेसिटी में आता है। मेडिसिन, तो ये सब तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, इसमें अपन प्राइस नहीं देखते। लेकिन जब लग्जरी गुड्स की बात आती है तो लग्जरी गुड्स में हम प्राइस देखते हैं। ओके, और इनकम भी देखते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स कंटिन्यू नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं। इफ अ कमोडिटी इज अ नेसेसिटी एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम। अगर कोई प्रोडक्ट का जो नेचर है वो नेसेसरी है, तो डिमांड कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा, या वो कंटिन्यूसली बढ़ता भी नहीं जाएगा, तो वो सेम रहेगा, हमें वो चीज को खरीदना ही पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसमें हम 2 कंट्री को कंपेयर करते हैं, इंडिया
और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन सी दो कंट्री ले रही हूं मैं? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। मुझे बताओ दोनों कंट्री में से ज्यादा पॉपुलेशन कौन से कंट्री का है? इंडिया का है या ऑस्ट्रेलिया का है? यस एवरीवन, चलो बताओ। ऑब्वियस ही बात है, इंडिया का पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन से बहुत ज्यादा है। ओके, सो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है इंडिया में चीजों का डिमांड बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। सो पॉपुलेशन से भी डिमांड पे क्या होता है? इम्पैक्ट पड़ता है। जितने ज्यादा कंट्री में लोग रहेंगे उतना ज्यादा चीजों का डिमांड होगा, जितने कम कंट्री में लोग रहेंगे उतने कम चीजों का डिमांड होगा। इसके लिए आज कोई भी चीज हम इंडिया में क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं? बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, टॉप नंबर पे आता है पॉपुलेशन पे। तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ज्यादा डिमांड, जितना कम पॉपुलेशन उतना कम डिमांड। ओके ओके, ये मैं वापस से बता देती हूँ, ये वाला जो आंसर मैं आपको करा रही हूँ ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है और ये आपको 4 मार्क्स के लिए ही आता है। ओके, 8 मार्क्स के लिए अगर आपको किसी को क्वेश्चन है कि अगर ये 8 मार्क्स के लिए आता है तो आपको फिर 10 पॉइंट लिखना पड़ेगा, 10 पॉइंट्स विद मीनिंग। कोई भी आंसर लिखोगे आपको मीनिंग के साथ लिखना है। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझा होगा यहां तक। ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू। साइज ऑफ पॉपुलेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। क्या है? एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। अगर आपको आज लग रहा है कि फ्यूचर में उस चीज का प्राइस क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है, तो आप आज ही वो चीज को क्या करोगे? खरीदोगे। मैं यहाँ पे आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ अमेजोन का। ठीक है, हम किसके बारे में सीख रहे हैं? अमेजोन। मुझे बताओ अमेजोन, पता है आपको फेस्टिव सीजन पे डिस्काउंट ऑफर्स लेके आता है, तो कितने लोग वो ऑफर का वेट करते हैं। अगर किसी को नया फोन खरीदना है या नया लैपटॉप खरीदना है तो वो लोग वेट करते हैं कि फेस्टिव सीजन आ जाए तब ऑफर मिलेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर प्राइसेस का एक्सपेक्ट करते हुए हम चीजों की क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। मुझे अगर लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ महीनों बाद इसका प्राइस कम होने वाला है और मुझे अर्जेंट भी नहीं है वो चीज खरीदने का, तो मैं वो चीज को अभी नहीं खरीदूंगी, मैं वो चीज को फ्यूचर में खरीदूंगी जब मुझे लगेगा कि हाँ अब थोड़ा प्राइस क्या हो गया है? कम हो गया है। तो फ्यूचर प्राइस का जब हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, यस, गोल्ड का एग्जांपल एकदम परफेक्ट है। ओके, देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि खाली एक लास्ट चैप्टर 4 मार्क का वेटेज है, बाकी सब चैप्टर्स आपका 7-8 मार्क्स का ही है। तो इसके लिए आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी कि इस चैप्टर में से आपको ये क्वेश्चंस पढ़ना है, कुछ 4 मार्क के लिए, कुछ 8 मार्क के लिए। ठीक है, ओके, सो ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। पहले आपको 1 to 5 चैप्टर एकदम अच्छे से करना है इकोनॉमिक्स का। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, चैप्टर फ्रॉम 1 to 5, 1, 2, 3A, 3B, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। ओके, यस, अगर आपको पॉइंट्स क्लियर है तो आप अपने ओन वर्ड्स में उसको लिख सकते हो विद एग्जाम्पल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज है जिससे आपका डिमांड इन्फ्लुएंस होता है वो है एडवर्टीजमेंट। जब हम कोई चीज का एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो एड देख के भी हम क्या हो जाते हैं? इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे आपने देखा रहेगा कि दिवाली के टाइम पे ही सेलिब्रेशन का एड आता है, कुछ मीठा हो जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि एड देख के हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वैलेंटाइंस डे के टाइम पे ही डेयरी मिल्क का वो हार्ट वाला चॉकलेट आता है, उसके एड्स आप देखोगे तो ज्यादा आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उन लोगों को भी पता है, जो बिजनेस है, जो कंपनीज है, उनको भी पता है कि इस टाइम पे हम ये ऐड करेंगे तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? सो एडवर्टीजमेंट भी क्या करता है? डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। आप लोग ने भी सबने कितने एड्स देख के चीजों को खरीदा होगा, क्योंकि एड्स क्या करता है ना, लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेलता है। आप जब कोई ऐड देखते हो तो आपको वो ऐड के प्रोडक्ट से ज्यादा उनकी क्रिएटिविटी अच्छी लगती है और वो देख के आप कितने बार चीजों की क्या करते हो? डिमांड करते हो, है ना? अग्री और नॉट? अगर आप अग्री कर रहे हो तो थम्स अप दे दो कि कितने लोगों ने आप में से
एड्स देख के डिमांड किया है चीजों का, ठीक है। सो एडवर्टीजमेंट से भी क्या होता है, डिमांड किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या सीखा, एडवर्टीजमेंट, जो कि आपका 8th पॉइंट है। ओके तो अभी तक हमने कौन कौन से पॉइंट सीख लिए, पी फॉर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। उसके अलावा हमने और कौन कौन से पॉइंट सीखे हैं, इनकम, ओके, फिर साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, है ना, और एडवर्टीजमेंट, ठीक है, यस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशंस, जो आज के टाइम का सबसे ट्रेंडिंग चीज है, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। कितने बार हम किसी से इन्फ्लुएंस होके वो चीज को खरीद लेते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई रील देख लिया, रील देख के उनके ड्रेसिंग हमें अच्छे लग गए या कोई प्रोडक्ट देख के अच्छा लग गया, हमने खरीद लिया। समझ में आ रहा है, टेस्ट, किसी को स्वीट खाना पसंद होता है तो वो लोग स्वीट डिमांड करते हैं किसी को स्पाइसी खाना पसंद होता है वो लोग स्पाइसी डिमांड करते हैं। हैबिट से भी चीजों की डिमांड क्या होती है, इन्फ्लुएंस होता है, किसी का कैसा हैबिट है। अगर किसी किसी को मॉर्निंग टी या मॉर्निंग कॉफी चाहिए तो वो लोग एवरीडे चाय या कॉफी का डिमांड करेंगे, है ना। कोई जिम जाने वाला है तो उसको तो डेली बेसिस पे वो प्रोटीन और ये सब शेक का क्या करेगा, डिमांड करेगा। क्लियर है, तो टेस्ट, हैबिट्स और फैशन, आप कैसे फैशन में रहना चाहते हो। किसी किसी को होता है ना फैशनेबल कपड़े पहनना, है ना, ब्रांडेड घड़ी पहनना, ब्रांडेड शूज पहनना, तो वो सब देख के भी हम क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और चीजों को खरीदते हैं। ओके समझ में आ रहा है। सो ये होता है टेस्ट, फैशन एंड अपने प्रेफरेंसेस, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो सोच के भी हम क्या करते हैं, चीजों की डिमांड करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 9 पॉइंट हो गया। सो एंड लास्ट के कुछ 2 पॉइंट्स बचे हैं अपने बच्चों। एक है लेवल ऑफ टैक्सेशन, टैक्स से भी चीजों की क्या होती है, डिमांड होती है। अगर आप लोग में से किसी को टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो बता देती हूँ। टैक्स क्या होता है ना, जो हर एक इंसान को गवर्नमेंट को भरना होता है। अभी जैसे 2 तरीके का टैक्स होता है, एक होता है इनकम टैक्स जो इनकम पे हम पे करते हैं, और एक होता है जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज पे होता है। मैं फिलहाल इनकम टैक्स की बात कर रही हूँ। अगर समझो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स को बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली बात है लोगों के पास इनकम कम बचेगा और टैक्स उनको ज्यादा भरना पड़ेगा। तो वो टाइम पे वो लोग चीजों की डिमांड उनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी जगह पे गवर्नमेंट थोड़ा टैक्स में हमें फायदा दे रहा है, बोल रहा है कि ठीक है आप कम टैक्स भरो तो हमारे पास पैसे क्या बचेंगे, ज्यादा बचेंगे, तो उससे हम चीजों की डिमांड क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है जिसकी क्वालिटी बहुत चीप क्वालिटी होती है, जहाँ पे हमें लगता है कि यार ये क्वालिटी बहुत चीप है और बहुत सस्ते में जब वो प्रोडक्ट मिलता है उसको इंफीरियर गुड्स बोलते हैं। ओके क्लियर है सबको, आई होप आपको ये समझा होगा लेवल ऑफ टैक्सेशन और बाकी के कुछ अदर फैक्टर्स है जिससे डिमांड इन्फ्लुएंस होता है। ये फैक्टर्स के कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हो 11th वाला, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये सब कुछ दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से अपना डिमांड क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो विद दिस वी आर डन विद द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, और फर्स्ट आंसर हमने क्या सीखा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये हमारा 4 मार्क के लिए आपको पढ़ना है। मैं वापस एक बार बता देती हूँ, ये आंसर नॉर्मली आएगा भी तो या तो 4 मार्क में आएगा या तो अग्री डिसअग्री में आ सकता है अग्री डिसअग्री में आने के चांसेस ज्यादा है। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, सो अग्री और डिसअग्री, ऑब्वियसली डिसअग्री। ठीक है, सो ये आपको फिर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक और आंसर करवाने वाली हूँ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमारा हो चुका है, अब मैं आपको करवाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ डिमांड। ओके, सो लेक्चर को कंटिन्यूसली देखते रहिए और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस,
3A 3B में से एक आंसर आता है, बट उसको ऐसा कंपलसरी मत समझो। देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स जो होता है ना, इकोनॉमिक्स का पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं। तो आप अगर सोच रहे हो कि 3A 3B कर लेंगे हो जाएगा 8 मार्क के लिए, ऐसा नहीं है। कितने बार आपको 8 मार्क में लॉ ऑफ सप्लाई भी पूछ लेते हैं। ओके, तो आपको 8 मार्क्स के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड करना पड़ेगा। तीनों लॉ तो आपको करने ही पड़ेंगे, उसमें से एक लॉ आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये हमारा था, इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड। इस क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड क्या होता है? डिटरमाइन होता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सेकंड आंसर पे। सेकंड आंसर जो हम सीखने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ डिमांड। ओके, टाइप्स ऑफ डिमांड भी बच्चों आपको 4 मार्क के लिए ही पढ़ना है। ये आपको टाइप्स ऑफ डिमांड में से ना आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिस्टिंग्विश भी आपको आ सकता है। टाइप्स ऑफ डिमांड में से आपको डिस्टिंग्विश भी आ सकता है। ठीक है, तो चलो अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, एकदम जोश के साथ हम सेकेंड आंसर स्टार्ट करेंगे आज का, टाइप्स ऑफ डिमांड। तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे 5 टाइप्स है। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ डिमांड है? देर आर 5 टाइप्स ऑफ डिमांड। ओके, योर फर्स्ट टाइप ऑफ डिमांड इज डायरेक्ट डिमांड, सेकेंड है इनडायरेक्ट डिमांड, ठीक है, थर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट डिमांड एंड कंपैटिटिव डिमांड। ओके, तो ये आपके कुछ टाइप्स आप देख सकते हो यहाँ पे, डायरेक्ट डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, सी से 3 है, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट डिमांड और तीसरा क्या है? कंपैटिटिव डिमांड। इसमें से कोई एक या तो आपको आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट में आएगा, या तो आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो डिस्टिंग्विश में आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, यस, क्या बात है, इसका आपको स्मार्ट कोड भी मिल गया है, परफेक्ट। ठीक है, इसका स्मार्ट कोड आपको क्या मिला है? CID। वेरी गुड, क्रिएटिविटी आ रही है बच्चों की। ठीक है, इसका स्मार्ट कोड क्या बन रहा है आपका? CID। और C से आप देख सकते हो यहाँ पे 3 है, C से क्या है? 3। ओके, तो C से 3 चीज क्या क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, कंपोजिट और कंपैटिटिव। फिर I से हम सीखते हैं इनडायरेक्ट डिमांड और D से हम सीखते हैं डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, यस, वेरी गुड। देखा, आप लोग की खुद की क्रिएटिविटी यहाँ पे यूज की जा रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट टाइप ऑफ डिमांड जिसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? जो फाइनल कंज्यूमर जिस चीज को डिमांड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ड्रेस, मैं शॉप में गई, मैंने वो शॉप में जाके एक ड्रेस खरीदा, वो ड्रेस में अब मैं कोई भी चेंजेस नहीं करने वाली हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया जो बनके रेडी है, जिसमें अब हम कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिमांड। ओके, वापस बोल रही हूं, डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है जिसमें कंज्यूमर किसी चीज को खरीद लेता है अपने खुद के कंजम्पशन के लिए। ओके, डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? जब कोई एक फाइनल कंज्यूमर किसी गुड्स को क्या करता है? खरीदता है अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डिमांड। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका मीनिंग भी देख सकते हैं। इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सैटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। ओके, their wants, they serve direct consumption needs of the consumer, thus it is a demand for consumer goods. For example, demand for cloth, sugar। जो कंज्यूमर डायरेक्टली किसी शॉप में जाके या ऑनलाइन शॉपिंग करके खुद के लिए खरीदता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, दूसरा आते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। ओके, अब आपको एक एमसीक्यू में आ सकता है बच्चों की इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट डिमांड को है ना हम डिराइव डिमांड भी बोलते हैं।
क्या बोलोगे आप लोग इसको? डिराइव डिमांड। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, ये वर्ड याद रखना। इनडायरेक्ट डिमांड को हम क्या बोलते हैं? डिराइव डिमांड। ओके, इनडायरेक्ट डिमांड जो होता है ना, वो एक प्रोड्यूसर जो गुड्स डिमांड करता है। कौन डिमांड करता है? प्रोड्यूसर। अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेलिंग में जाती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे कोई एक प्रोडक्ट, मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बैग बनाना है, मेरा बैग बनाने का फैक्ट्री है, ठीक है। तो अब मुझे बैग बनाने के लिए क्या लगेगा? मुझे मटेरियल लगेगा, है ना। या फिर इससे सिंपल ले लेते हैं, मेरे को लेट्स से टमाटो केचप बनाना है, तो टमाटो केचप बनाने के लिए मैं क्या करूँगी? मैं टमाटोज खरीदूंगी, मुझे वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक जगह लगेगा जहाँ पे मैं ये सब प्रोडक्शन करूँगी। तो मैं कौन हूँ? मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं केचप बना रही हूँ, बट केचप बनाने के लिए मैं ये सब चीज़ों का डिमांड कर रही हूँ। मैं टमाटोज खरीद रही हूँ, मैं मशीन्स खरीद रही हूँ, मैं लेबर हायर कर रही हूँ। तो जब मैं ये सब चीज़ों को खरीदती हूँ ना, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए क्या है? इनडायरेक्ट डिमांड। व्हाट इज दिस स्टूडेंट्स? दिस इज इनडायरेक्ट डिमांड। ओके, इसके लिए इनडायरेक्ट डिमांड नॉर्मली कंज्यूमर नहीं करते। कंज्यूमर के लिए तो टमाटो केचप डायरेक्ट डिमांड है, डायरेक्ट, क्योंकि वो लोग तो डायरेक्टली जाके टमाटो केचप खरीद रहे हैं, है ना। बट एक प्रोड्यूसर के लिए ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट डिमांड। ओके बच्चों, यस। सो ये होता है इनडायरेक्ट डिमांड, जिसको हम डिराइव डिमांड भी बोलते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ रहा है। जिसको भी समझ रहा है थम्स अप कर दीजिए कि यस समझ रहा है। तो ये हमारा डायरेक्ट डिमांड हो गया, इनडायरेक्ट डिमांड हो गया। तीसरे डिमांड पे आते हैं। तीसरा डिमांड जो अभी हमने रिसेंटली सीखा है, कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। इस पे आपको आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट आ सकता है बच्चों कि कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड क्या होता है। इस पे आपको एक क्वेश्चन आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्ट को। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड को हम जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं। क्या बोलोगे आप लोग इसको? जॉइंट डिमांड। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जब जब कोई दो गुड्स हमें साथ में क्या करना पड़ रहा है? डिमांड करना पड़ रहा है कंपल्सरीली, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। अभी एग्जांपल सीखा था ना हमने, कार, पेट्रोल, पेन, इंक। ओके, और क्या आ सकता है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड में? ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड में बहुत सारी चीजें आती जिसको हमें साथ में क्या करना है? डिमांड करना है। जैसे एसी और उसका रिमोट, करेक्ट। उसके अलावा टीवी, सेटअप बॉक्स, फोन, चार्जर, फोन, ईयरपॉड्स। क्लियर है? सो ये सब चीजें कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड में आती है, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड का मीनिंग देखो, व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट। दो गुड्स साथ में जब डिमांड कर रहे हो, उससे आपका वांट क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। ओके, टी, शुगर, यस, वेरी गुड। नीडल एंड थ्रेड, वेरी गुड। बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बच्चे लोगों के आ रहे हैं। कार एंड फ्यूल, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिमांड पे आते हैं। इसको भी स्टार मार्क कर देना, ये आपको अलग से 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। दैट इज कंपोजिट डिमांड। क्या नाम है बच्चों इस डिमांड का? कंपोजिट डिमांड, ये वाला। हाँ, 4th पॉइंट जो आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है कि जब एक प्रोडक्ट आपके मल्टीपल वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बहुत सारे वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें एग्जांपल आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी एक कैसा डिमांड है? कंपोजिट डिमांड है। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो? आप फोन चार्ज कर सकते हो, आप टीवी देख सकते हो, आप वॉशिंग मशीन यूज करते हो, आप गीजर यूज कर सकते हो, आप कितनी सारी चीजें, लाइट्स, ये सब चीजें किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा है पानी, वाटर, है ना। वाटर भी क्या है? कंपोजिट डिमांड। पानी कितने जगह पे यूज होता है, अलग अलग मल्टीपर्पस। इसके अलावा है मनी, पैसा। पैसा भी तो मल्टीपर्पस है ना। पैसों से आप क्या क्या कर सकते हो? पैसों से आप शॉपिंग कर सकते हो, पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो। क्लियर है? सो पैसा भी क्या हो गया? मल्टीपर्पस। यस, वेरी गुड। मोबाइल फोन,
मोबाइल फोन भी मल्टीपर्पस है, कॉलिंग के लिए, टेक्सटिंग के लिए, वीडियो देखने के लिए, है ना। सो ये सब क्या हो गया, कंपोजिट डिमांड, ठीक है। इंटरनेट, वाईफाई, यस वेरी गुड, ठीक है। सो कंपोजिट डिमांड का आई होप आप लोगों को मतलब समझा होगा। कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है जब एक प्रोडक्ट आपके मल्टीपल वांट्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम लोग कंपोजिट डिमांड बोलते हैं। ओके 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है हम लोग इसके बाद के सेशन में स्टार्ट करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, वो हमारे ऐप में आप देख सकते हो। ओके तो चलो नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है वो है कंपैटिटिव डिमांड। जो लास्ट टाइप ऑफ डिमांड है इसको आप क्या बोलोगे बच्चों, कंपैटिटिव डिमांड। कंपैटिटिव का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, कंपैटिटिव का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट जैसे टी, कॉफी, इसमें आप ये भी देख सकते हो जैसे कोई भी बिस्किट्स के पैकेट्स होते हैं अलग अलग जो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, जैसे ओरियो, पार्ले जी, पतंजलि का बिस्किट, है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं। ओके यस कॉफी, फिर शुगर एंड जैगरी, टी एंड कॉफी, तो ये सारी चीजें अपने लिए क्या हो गई, सब्स्टिट्यूट, कंपैटिटिव डिमांड। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ ही है टेक्स्ट बुक में। ओके तो ये था आपका टाइप्स ऑफ डिमांड जिसका स्मार्ट कोड से आपको याद रखना है CID, ठीक है। सी से 3 चीज आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, कंपैटिटिव, कंपोजिट और तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री। इसके अलावा आपको याद रखना है इनडायरेक्ट डिमांड एंड डायरेक्ट डिमांड। सो आज के सेशन में हमने सीखा फैक्टर्स ऑफ डिमांड और दूसरा टाइप्स ऑफ डिमांड। अब जो हम सीखने वाले हैं वो है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। तो अब हम करेंगे आज लॉ ऑफ डिमांड और दूसरा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यूटिलिटी में लॉ ऑफ DMU सीखा था, वैसे ही इसमें आपको लॉ ऑफ डिमांड को सीखना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो जैसे लॉ ऑफ DMU का फॉर्मेट है ना, सेम आपको लॉ ऑफ डिमांड में भी यूज करना है। जैसे कि पहले आप क्या लिखोगे, जैसे कि पहले आप लिखोगे डिमांड का मीनिंग। तो चलो डिमांड का मीनिंग क्या होता है, डिमांड हमेशा स्टार्ट होता है डिजायर से, ठीक है। तो डिजायर प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड एंड एबिलिटी टू पे। ओके यहां तक आपको क्लियर है, ये सब मैंने आपके इसके पहले के सेशन में मैंने आपको पूरा सिखा दिया है कि डिमांड का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है। ओके आई होप जो भी लेक्चर अभी देख रहे हैं आपको पता है ये सब, ठीक है। मीनिंग के बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, यस स्टेटमेंट। ओके मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देती हूँ कि हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। 8 मार्क्स के लिए ये आंसर इंपॉर्टेंट है। ओके 8 मार्क्स के लिए आपको ये आंसर को पढ़ना है, ठीक है। तो पहले मीनिंग आएगा, फिर स्टेटमेंट आएगा, फिर आप बनाओगे इसके अजम्पशंस, फिर अजम्पशंस के बाद आएगा शेड्यूल, फिर आएगा ग्राफ और फिर आएंगे डिमांड के एक्सेप्शंस। ओके तो ये मिला के आपका बनता है 8 मार्क का आंसर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मीनिंग तो आपको समझ में आ ही गया है, अब आते हैं लॉ ऑफ डिमांड के स्टेटमेंट में, ठीक है। जैसे कि लॉ ऑफ DMU दिया है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने, सेम लॉ ऑफ डिमांड भी किसने दिया है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। अब प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल डिमांड के बारे में क्या बोल रहे हैं, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल डिमांड के बारे में ये बोलना चाहते हैं कि डिमांड में अगर कुछ भी चेंजेस आएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। डिमांड में अगर कुछ भी चेंजेस आएगा, चेंजेस का मतलब होता है या तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा या तो क्वांटिटी डिमांड कम होगा। तो अगर डिमांड में ये कुछ भी चेंजेस आ रहा है
वो चेंजेस आता है ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस। ओके, तो मतलब हायर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी डिमांड। मतलब एल्फ्रेड मार्शल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड में अगर चेंजेस आएगा तो वो सिर्फ प्राइस के वजह से आएगा। बाकी जितने भी आपने डिटर्मिनेंट सीखे ना, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, फैशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब चीजों का डिमांड पे कोई भी असर नहीं होगा। ये है अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल का ये मानना है कि प्राइस में अगर डिमांड में कुछ भी चेंजेस आएगा तो वो सिर्फ प्राइस की वजह से आएगा। मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन दूसरे फैक्टर्स का डिमांड पे कोई भी असर नहीं होगा। दूसरा फैक्टर मतलब इनकम का डिमांड पे कोई भी असर नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट का, कॉम्प्लीमेंट्री का, इन सब फैक्टर्स का डिमांड पे कोई भी असर नहीं होगा। ये सिर्फ एक अजम्पशन है। ओके बच्चों, ये क्या है? एल्फ्रेड मार्शल का अजम्पशन है। इसके लिए एल्फ्रेड मार्शल ने इसमें ऐसा लिखा है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट या इक्वल। ये इसने लिखा है ऐसे अजम्पशन में, क्योंकि एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से आपको डिमांड में अगर चेंजेस आ रहा है तो वो सिर्फ प्राइस की वजह से आ रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स इसमें कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, यस, आपको इसको ग्राफ में एक्सप्लेन करना है, जो मैं सब ये लॉ में आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, और मीनिंग आपको इसमें डिमांड का लिखना है कि डिमांड होता क्या है, मीनिंग ऑफ डिमांड। ठीक है, फिर लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट लिखोगे पूरा कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, हायर द डिमांड, हायर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी डिमांड, लोअर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी डिमांड। ये पूरा इसका स्टेटमेंट हो गया। और नीचे फिर आप क्या लिखोगे, दिस शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, फिर आप नीचे इनका फंक्शनल रिलेशनशिप भी बता सकते हो, मतलब ऐसे कि क्वांटिटी डिमांड किसका प्राइस है, ऐसे करके आप इसका कि जो प्राइस है वो डिमांड का फंक्शन है। प्राइस क्या है, डिमांड का फंक्शन है, क्योंकि डिमांड है ना ये डिपेंडेंट है। डिमांड किस पे डिपेंडेंट है, ये प्राइस पे डिपेंडेंट है। प्राइस इंडिपेंडेंट है, प्राइस को फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड को प्राइस से फर्क पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल। बस ऐसा इनवर्स याद रखना है। कैसा इनवर्स? शॉर्टकट में अगर बताऊं तो प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड कम, प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा। सो दिस शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। आई होप आपको यहां तक समझा होगा कि एल्फ्रेड मार्शल क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अजम्पशंस पे। अब मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका बता रही हूं अजम्पशन को पढ़ने का। ये अजम्पशन आपको अलग से लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस आपको अभी ध्यान से सुनना है जो मैं बोल रही हूं, और अजम्पशन आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, आपका इस चैप्टर का एक आंसर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो कि मैंने इसके पहले के सेशन में आपको सिखाया है। क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है डिमांड का, देखो जल्दी बताओ। प्राइस, दूसरा इनकम, तीसरा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिर लेवल ऑफ पॉपुलेशन, लेवल ऑफ टैक्सेशन। ये सारे क्या है, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स है। एल्फ्रेड मार्शल क्या बोलता है, प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब अजम्पशन पढ़ने का शॉर्टकट तरीका, जो भी आपने फैक्टर्स पढ़े हैं ना, बस वो फैक्टर आपको अजम्पशन में लिखना है। मैं वापस बोल रही हूँ, जो भी आपने फैक्टर्स पढ़े हैं ना, वो सारे फैक्टर्स आपको अजम्पशन में लिखना है। बस वो वर्ड के आगे, वो वर्ड के पहले आपको ये लगा देना है, नो चेंज। मतलब प्राइस को छोड़ के, हाँ, तो आप क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले
नो चेंज इन इनकम। समझ में आया? वैसे ही आप दूसरा क्या लिखोगे, नो चेंज इन सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस, नो चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। मतलब आपको अलग से पॉइंट पढ़ने का अजम्पशन का जरूरत ही नहीं है। जो आपने फैक्टर्स पढ़ा है वही फैक्टर्स आपको इसमें डालना है। बस वो पॉइंट के पहले क्या वर्ड डाल देना है, नो चेंज। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे मैं बताती हूँ। एक्सप्लेनेशन भी आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं लिखना है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल है। बस ऐसा लिखो, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना सेम चीज आप पढ़ सकते हो, कॉपी कर सकते हो। देखो, द लॉ ऐसे स्टार्ट करना है, द लॉ अज्यूम्स दैट there should be no change in income. There should be no change in income. यहां तक लिखा, फिर आगे लिखोगे if there is any changes, ठीक है, it will affect demand. समझ में आ रहा है? आपको हर अजम्पशन का जो इसमें पॉइंट लिखोगे ना सेम आपको यही लिखना है। एक्सप्लेनेशन भी आपको सेम यही डालना है। खाली आप इसमें क्या करोगे, जैसे अगर आपने समझो इनकम के जगह पे लिख दिया साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो आप क्या लिखोगे, द लॉ अज्यूम्स दैट देयर शुड बी नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, इफ देयर इज एनी चेंज इट विल अफेक्ट डिमांड। साइज ऑफ पॉपुलेशन के बाद अगर आपने लिखा लेट्स से नेचर ऑफ प्रोडक्ट, तो आप क्या लिखोगे, द लॉ अज्यूम्स दैट देयर शुड बी नो चेंज इन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, इफ देयर इज एनी चेंज इट विल अफेक्ट डिमांड। ऐसे करके आपको 4 असम्पशंस लिखने हैं। इनफ, इजी लग रहा है? क्या आपको अलग से असम्पशन पढ़ने की अभी जरूरत है? यस और नो? नहीं, मार्क्स बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होगा, गारंटी है। ओके, सेम आपको असम्पशंस, तो ये मैं एक शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया है ताकि आपको अलग से असम्पशन लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना? तो आपका एक आंसर बच जाएगा। खाली वो पॉइंट के आगे आपको क्या करना है, नो चेंज डालना है। ठीक है, बस याद रखना प्राइस मत लिख देना, नो चेंज इन प्राइस नहीं आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि प्राइस का तो डिमांड से अफेक्ट हो रहा है ना, तो इसमें प्राइस नहीं आएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूं, जो भी आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा है ना इस चैप्टर में एक डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, तो प्राइस को छोड़ के बाकी जो भी आपने फैक्टर्स है वो सेम फैक्टर्स के पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। बस आगे आपको क्या लिखना है, नो चेंज। यस, बोर्ड्स में सेम लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रही हूँ। नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन पॉपुलेशन, नो चेंज इन टैक्सेशन, नो चेंज इन एडवर्टीजमेंट। समझा? आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। अगर समझा है तो एक थम्स अप दे दो कि हाँ मैम असम्पशन समझ गया है। ठीक है, यस जल्दी से कमेंट अगर किसी को नहीं समझा है तो। वेरी गुड शुभम, अच्छा है, आपको अभी लर्न हो जाएगा। वेरी गुड, तो अभी आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ ये वाला आंसर एक्चुअली ना अजम्पशन के वजह से और हार्ड लगता है, तो अजम्पशन को पढ़ने का एक तरीका है कि आप इसमें वो नो चेंज लगा के ये आंसर को पढ़ सकते हो। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया रहेगा। तो अभी तक हमारे क्या क्या हो गए हैं, हमारा मीनिंग हो गया है, हमारा स्टेटमेंट हो गया है, हमारा अजम्पशन हो गया है। अजम्पशन में आप 4 to 5 पॉइंट्स पढ़ोगे, इनफ होगा। ओके, अब आते हैं इस लॉ का सबसे मेन हाईलाइट पे, जो है अपना शेड्यूल और डायग्राम। ठीक है, शेड्यूल और डायग्राम भी काफी सिंपल है, एकदम इजीली आपको समझ जाएगा। तो चलो शेड्यूल और डायग्राम पे आते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बनाएंगे शेड्यूल। शेड्यूल में आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है,
सबसे पहले आप यहाँ पे बनाओ प्राइस का कॉलम और दूसरा बनाओ क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, लेट से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्राइस ऑफ एप्पल्स। ठीक है, और क्वांटिटी डिमांड में यहाँ पे किलोग्राम में डाल देती हूँ। ओके, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लिखना है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ एप्पल्स, नंबर मैं काफी सिंपल नंबर्स ले रही हूँ ताकि आपको इजी लगेगा। तो प्राइस को है ना मैं बढ़ा रही हूँ, प्राइस को बढ़ा रही हूँ। लेट्स से 10, 20, 30, 40, 50। ओके, 10, 20, 30, 40, 50। जब एप्पल का 1 किलो प्राइस 10 रुपए था, तो लेट से मैं 5 किलो एप्पल खरीद रही थी। जैसे ही प्राइस 10 से 20 हुआ, मेरा क्वांटिटी 5 से हो गया 4 किलो। फिर जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे डिमांड कम होता गया। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या समझ में आता है, जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ते जा रहा है क्वांटिटी डिमांड आपका कम होते जा रहा है। ये है आपका शेड्यूल। लग रहा है एकदम सिंपल? कुछ हार्ड लग रहा है इसमें? एकदम सिंपल नंबर्स लिखे हैं मैंने। आप इसमें उल्टा भी कर सकते हो। आपको अगर प्राइस को कम करना है आप कम भी कर सकते हो। तो प्राइस को अगर कम करोगे तो डिमांड को ज्यादा दिखाना। ओके, आपकी मर्जी है, दोनों में से आप कोई भी एक सिनेरियो इसमें दिखा सकते हो। अब आपने बना दिया शेड्यूल। अब इस शेड्यूल को हम करेंगे एक्सप्लेन। ओके, तो नीचे हेडिंग लिखने का एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन हमेशा पॉइंट्स में करना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, इसको एक्सप्लेन करना है। ये आप अपने ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहले क्या लिखोगे, व्हेन प्राइस ऑफ एप्पल इज ₹10, डिमांड इज, क्वांटिटी डिमांड इज 5 किलो। ठीक है, फिर वापस ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में शेड्यूल को एक्सप्लेन, यस, शेड्यूल को भी एक्सप्लेन करना है, ग्राफ को भी एक्सप्लेन करना है, तो आपको मार्क्स काफी अच्छा मिलेगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर 8 मार्क्स में से एकदम प्रॉपर 7 चाहिए, 7 बोल रही हूँ, हाँ, कभी कभी फुल मार्क्स ये लोग नहीं देते हैं, तो इसको आपको एक्सप्लेन करोगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 20, क्वांटिटी डिमांड फॉल्स फ्रॉम 5 किलो टू 4 किलो। ठीक है, वापस से when further price increases from 30 to 40, demand further falls from 4 किलो to 3 किलो and this goes on। बस ये लिखा। और लास्ट पॉइंट में क्या लिखना है, this shows there is a inverse relationship between price and quantity demand। ये चीज से हमें क्या पता चलता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझा होगा। ठीक है, तो चलो, अब हमारा शेड्यूल बन गया। अब इस शेड्यूल से ही हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, ये शेड्यूल को यूज करके यहाँ पे राइट में मैं ग्राफ बना रही हूँ। ठीक है, तो चलो ग्राफ कैसे बनाना है, ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये प्रॉपर यहाँ पे मैं ये बना देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वाई एक्सिस में, ठीक है, 1 सेकेंड, मैंने उल्टा लिख दिया है, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस, यहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस। ओके, चलो अब यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, एक्स एक्सिस में आप क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस में आएगा क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या आएगा, प्राइस। ओके बच्चों, यस, शेड्यूल बनाओ, एक्सप्लेन करो, ग्राफ बनाओ, एक्सप्लेन करो, एंड देन एक्सेप्शन लिखो, तो आपको एकदम बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे आ गया प्राइस। ठीक है, अब नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अभी मैंने यहाँ पे 5 4 3 2 1 लिखा है, तो यहाँ पे गलती से भी 5 4 3 2 1 मत लिखना। यहाँ पे 1
2 3 4 5 और यहाँ पे 10 20 30 40 50। ठीक है, तो चलो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। यस, अब सबसे पहले 10 रुपीज में कितना है 5 किलो, 10 रुपीज का कितना है 5 किलो, फिर 20 रुपीज में है 4 किलो, फिर 30 रुपीज में है 3 किलो, फिर 40 रुपीज में है 2 किलो और 50 रुपीज में है 1 किलो। समझ में आ रहा है क्या सबको? ये हम लोग ने पॉइंट्स प्लॉट किया। अब सिर्फ ये लाइन को ज्वाइन कर दो। ये है हमारा डीडी कर्व। तो अभी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट में लिखोगे डीडी, डीडी इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। क्या लिखोगे? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। जो डीडी है उसको हम लोग कैसा स्लोप बोलते हैं? वो होता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया रहेगा कि डीडी को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद वापस से वही लिखना है थर्ड पॉइंट में, दिस शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड राइजेस। डन, आपका ग्राफ और ग्राफ का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर है कि शेड्यूल बनाना है, एक्सप्लेन करना है, ग्राफ बनाना है, एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? फटाफट थम्स अप एकदम अच्छे से कि समझ गया है। ठीक है, एकदम इजी है, सबके कमेंट्स भी आ रहे हैं, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है सब कुछ, लर्न भी हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, यस, लेफ्ट टू राइट, वेरी गुड प्राजक्ता, लेफ्ट टू राइट, परफेक्ट, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, डन, ओके, ग्रेट। तो चलो आज के लॉ का सबसे लास्ट पार्ट कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस। क्या बोलोगे आप इसको? एक्सेप्शंस। जैसे डीएमयू के पता है कुछ एक्सेप्शंस थे, मनी, माइजर, हॉबीज, है ना? वैसे ही डिमांड का भी क्या है? एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? कि जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो, डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे गिर रहा है। ठीक है, कभी कभी आपको एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डिमांड के एक्सेप्शंस का कर्व कैसा होगा। तो याद रखना, डिमांड के एक्सेप्शन का जो कर्व होता है ना बच्चों, वो होता है अपवर्ड स्लोपिंग। वो कैसा होता है? ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शंस में डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ हमें क्या बोल रहा है? हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द क्वांटिटी डिमांड। लेकिन एक्सेप्शंस क्या बोलता है पता है? कि प्राइस अगर बढ़ेगा ना तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा, बढ़ेगा, और प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे ऐसे कैसे? यस, ये एक्सेप्शंस है। ठीक है, क्लियर है? तो ये याद रखना, जो एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड का, उसका कर्व याद रखना, उसका कर्व आएगा अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया रहेगा। अब हम आते हैं इसके एक्सेप्शन के पॉइंट्स पे, जो कि इसका लास्ट पार्ट है लॉ का, और फिर अपना 8 मार्क का लॉ पूरा कंप्लीट है ना। और यहाँ पे आई होप आपको याद भी हो गया रहेगा। याद हो गया रहेगा तो वेल एंड गुड, और अगर लकी इनफ हो तो मे बी ये 8 मार्क के लिए आपको पूछ ले। ठीक है, तो चलो अब हम आते हैं एक्सेप्शन के पॉइंट्स पे। ठीक है, ओके, तो मैं आ गई हूं आपके बोर्ड के टेक्स्ट बुक में। ये देखो, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड का इंट्रो हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब ये अजम्पशंस है। ये अजम्पशन पढ़ने को थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा टेक्स्ट बुक का, तो जैसा मैंने आपको बताया है आप वैसे कोई भी 4 अजम्पशंस लिख सकते हो। ठीक है, चलो
एक्सेप्शन में ग्राफ नहीं नहीं नहीं, एक्सेप्शंस में ग्राफ आपको बनाना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है तो एक्सेप्शन का ग्राफ बना देना, शेड्यूल नहीं बनाना है एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन में अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड अच्छी है तो ग्राफ बना दो, तो बहुत अच्छी बात है आपको, और आपका आंसर बड़ा दिखेगा। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको एमसीक्यू के लिए बताया है कि जो लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन का ग्राफ होता है ना, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसके एक्सेप्शंस में। ये इसका डिमांड का शेड्यूल हो गया, ये इसका कर्व हो गया। ठीक है, ये देखो, ये राइट में आप देख सकते हो, ये एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शन का कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग। ओके, अब हम आते हैं एक्सेप्शंस के पॉइंट्स पे। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ये आपको अलग से भी आंसर आ सकता है बच्चों, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये एक्सेप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सेप्शन के अंदर के पॉइंट्स भी अलग से आपको 4 मार्क के लिए आ सकते हैं। 4 मार्क में अग्री और डिसअग्री में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला है गिफिन पैराडॉक्स। अब आपको लग रहा होगा ये गिफिन पैराडॉक्स क्या है, तो ध्यान से समझना। इंग्लैंड का एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिस्ट था जिनका नाम है रॉबर्ट गिफिन। ठीक है, उसने ना इंग्लैंड में एक रिसर्च किया था ब्रेड पे। किसने? रॉबर्ट गिफिन ने। इसका पूरा नाम है रॉबर्ट गिफिन। तो रॉबर्ट गिफिन ने इंग्लैंड के लोगों पे ना रिसर्च किया था। ठीक है, अब जब रिसर्च किया ना तो वहां पे उन्होंने देखा कि वहां के लोग ना ब्रेड खाते हैं, एक मिडिल क्लास जो होते हैं वैसे। ठीक है, तो फिर बाद में क्या हुआ ना, ब्रेड का प्राइस पहले से कम हो गया। तो रॉबर्ट गिफिन को लगा कि लॉ के हिसाब से तो प्राइस कम हुआ है तो डिमांड बढ़ेगा, बट एक्चुअली में क्या हुआ मालूम है, प्राइस जब कम हुआ ना तो डिमांड भी कम हो गया। तो रॉबर्ट ने सोचा ऐसे कैसे, प्राइस कम हुआ है तो डिमांड तो बढ़ना चाहिए था, तो डिमांड कम क्यों हुआ। तो उसने फिर रिसर्च किया और इसको ये मालूम पड़ा कि ये है अभी लोगों का माइंडसेट। लोगों को लाइफ, अपनी क्वालिटी लाइफ जीनी होती है। तो जब प्राइस बहुत कम हो गया ना तो लोगों को लगा यार ये तो चीप क्वालिटी होगा, हमें नहीं खरीदना चाहिए। ओके, तो कितने बार कैसा होता है ना कि लोगों का माइंडसेट वैसा होता है कि अगर प्राइस कम है तो चीप क्वालिटी है, या फिर अगर कभी कभी है ना किसी की इनकम बहुत ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली बात है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी है, तो सेलिब्रिटी ऑब्वियसली बात है लोकल शॉप से शॉपिंग नहीं करेगा, वो डिजाइनर कपड़े खरीदेगा। उन लोगों के माइंड में क्या रहेगा, लोकल शॉप की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वो लोग ज्यादा प्राइस का एकदम अच्छा वाला खरीदेंगे, क्योंकि माइंडसेट कैसा है कि हाई प्राइस है तो इसकी क्वालिटी क्या रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। तो इसके लिए इस नाम दे दिया इसको गिफिन पैराडॉक्स, जहाँ पे इसमें एग्जाम्पल दिया है इंफीरियर गुड्स का। किसका एग्जाम्पल दिया है? इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है चीप क्वालिटी का गुड्स। तो जब कोई चीप क्वालिटी का प्राइस और कम होता है ना तो उसका डिमांड भी और ज्यादा कम हो जाता है, लोगों को लगता है चीप क्वालिटी है, नहीं खरीदना है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया रहेगा। ये वाला है ना आपको अलग से 4 मार्क के लिए आ सकता है, याद रखना। अलग से ये आपको अग्री और डिसअग्री में 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया रहेगा कि गिफिन पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। गिफिन पैराडॉक्स में हम लोग इंफीरियर गुड्स के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें आपको क्या याद रखना है कि प्राइस जब कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड भी कम हो गया, इसमें कम हो रहा है। प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड भी इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन पे आते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सेप्शन आप देख सकते हो वो है प्रेस्टिज। प्रेस्टिज का मतलब क्या होता है? प्रेस्टिज का मतलब होता है अपनी अमीरी। जब कोई बहुत ही अमीर इंसान है तो वो जानबूझ के हाईली प्राइस गुड्स ही खरीदेगा, उसको अच्छा लगेगा अपना प्रेस्टिज, अपना लग्जरी शो करने को। तो प्रेस्टिज गुड्स में आपको क्या याद रखना है कि अगर प्राइस ज्यादा भी है ना, अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड उल्टा ज्यादा होगा। ये नॉर्मली कौन करेगा? एकदम रिच पीपल, जो डायमंड खरीदेंगे, जो गोल्ड खरीदेंगे,
आपने सुना होगा कि मोबाइल के कवर्स उनमें डायमंड लगा हुआ रहता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि ये लोग जानबूझ के, जो एकदम रिच पीपल होते हैं, वो लोग जानबूझ के हाईली प्राइस प्रेफर करते हैं कि जितना ज्यादा महंगा होगा उतना ज्यादा हम वो चीज को खरीदेंगे ताकि हमारा प्रेस्टिज दिखेगा। हम बता सकते हैं कि हम बहुत गरीब हैं। यस, परफेक्ट। डायमंड्स हो गया, पेंटिंग्स हो गए, एंटिक्स हो गए, ये सब जानबूझ के महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं ताकि हम अपने प्रेस्टिज को शो कर सके। तो इसमें आपको ये याद रखना है, प्राइस अगर ज्यादा है ना तो क्वांटिटी इसमें कम नहीं हो रहा है, क्वांटिटी उल्टा इसमें बढ़ते जा रहा है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है एक्सेप्शंस। यस, गाड़ी में रोल्स रॉयस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है प्रेडिक्शन करना। ओके, अब ध्यान से समझना। समझो आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ना एक आपको प्रोडक्ट खरीदना है, या समझ लो ऑनियन। आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ऑनियन का प्राइस और बढ़ने वाला है। अभी जो प्रेजेंटली प्राइस है ना उससे डबल प्राइस ऑनियन का होने वाला है। तो अब क्या होगा? आप अभी ऑनियन खरीदने का सोचोगे, लेकिन अभी भी आपको ऑनियन महंगा ही लग रहा है। अभी भी ऑनियन महंगा ही लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आप क्या करोगे? अभी ऑनियन खरीद लोगे, ये सोच के यार फ्यूचर में और प्राइस बढ़ेगा तो चलो अभी खरीद लेते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो ये भी फिर एक्सेप्शन में आ गया ना। प्राइस ज्यादा होने के बावजूद भी आप अभी भी तो खरीद ही रहे हो, तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड कहाँ अप्लाई हुआ? ये एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइस इल्यूजन। अब ये प्राइस इल्यूजन क्या होता है? प्राइस इल्यूजन मतलब कंज्यूमर का माइंडसेट। अरे रास्ते का माल है ना तो बहुत सस्ता है, मतलब गंदा क्वालिटी का होगा। रोड पे सामान बेच रहा है मतलब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। या स्टॉल में बेच रहा है, बहुत गंदा तेल यूज करता होगा। समझ में आ रहा है ये माइंडसेट कि अरे ये प्राइस इसका अच्छा है, प्राइस महंगा है मतलब ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। जब ये माइंडसेट से कंज्यूमर्स क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, चीजों की डिमांड करते हैं, तो वो टाइम पे जो प्राइस इसका कम भी होगा ना तो हम वो सोचेंगे चाहे वो अच्छा हो। यस, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऐसे ही चलते हैं ना। ब्रांड क्यों बनता है? क्योंकि लोगों को लगता है अरे प्राइस ज्यादा है तो इसकी क्वालिटी क्या रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। होता भी है, नो डाउट, बट ऐसा एक प्राइस इल्यूजन, प्राइस को देख के हम ऐसा इल्यूजन करते हैं कि कम प्राइस है तो अच्छी क्वालिटी नहीं रहेगा, ज्यादा प्राइस है तो क्वालिटी बहुत अच्छा रहेगा। मतलब मॉल से शॉपिंग करोगे, कपड़े खरीदोगे, उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी एज कम्पेयर टू लोकल शॉप। मे बी लोकल शॉप की क्वालिटी अच्छी हो, बट वैसा एक प्राइस इल्यूजन आ जाता है दिमाग में। ओके, समझ में आया? आई होप आपको यहां तक सब क्लियर हो रहे हैं एक्सेप्शंस। नेक्स्ट एक्सेप्शन है इग्नोरेंस। चलो, इग्नोरेंस के लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे रही हूं। ठीक है, सबका ध्यान लेक्चर में। ठीक है, इग्नोरेंस के लिए आप अभी दो चीज याद रखो। चलो, एक लेती हूं मैं Amazon, एक लेती हूं मैं फ्लिपकार्ट। ठीक है, ध्यान से समझना इसका एग्जाम्पल। लेट से मुझे एक फोन खरीदना है। ठीक है, मैंने सिर्फ Amazon पे गई और मैंने फोन देखा, फोन का प्राइस Amazon पे था लेट से फॉर एग्जाम्पल 28,999। ऐसे ही प्राइसेस होते हैं Amazon और फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट के ऐप पे मैं गई नहीं, मैंने Amazon से वो फोन खरीद लिया, 28,999 का मैंने फोन खरीद लिया। ठीक है, फोन खरीद लिया, फोन आ भी गया, मैंने पैकेजिंग वैकेजिंग सब खोल दिया, मैंने यूज करना भी चालू कर दिया। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने फिर एक हफ्ते बाद मुझे मालूम पड़ा कि फ्लिपकार्ट में तो, या 3-4 डेज के बाद मुझे मालूम पड़ा कि सेम फोन फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है लेट से 26,999 का। तो अब क्या हुआ? मुझे परफेक्ट नॉलेज नहीं था। ठीक है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है कि जब कंज्यूमर को प्रॉपर, वो लोग जब रिसर्च नहीं करते, जब उनको परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है प्राइस के बारे में, और जो प्राइस में मिल रहा है वो लोग उस चीज को खरीद लेते हैं। बाद में रियलाइज होता है यार ये तो बहुत महंगा था, इससे भी कम प्राइस में मिल रहा है, जो कि हमने उसको क्या कर दिया? इग्नोर किया वो चीज को। ठीक है, तो गलती से आप हाई प्राइस गुड्स खरीद रहे हो इसमें,
इग्नोरेंस में आप क्या कर रहे हो, गलती से हाई प्राइस गुड्स खरीद रहे हो, अज्ञान। यस, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स में तो आपको पता ही है, जब हमें किसी चीज की हैबिट हो जाती है, चाहे उसका प्राइस कितना भी ज्यादा हो, आप वो चीज को खरीदोगे ही। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई आईफोन यूजर है, तो एक बार किसी ने आईफोन ले लिया, उसके बाद वो फिर से एंड्रॉइड में शिफ्ट, बहुत रेयर चांस होता है कि वो होता है, वो लोग फिर क्या करते हैं, आईफोन ही यूज करते हैं। हैबिट हो जाती है उनके सॉफ्टवेयर की। किसी को चाय का हैबिट है ना, चाय का हैबिट है तो हर दिन चाय चाहिए। क्लियर है? हैबिचुअल का मतलब क्या होता है कि जब हमें किसी चीज की हैबिट हो जाती है। ओके, पानी पूरी, किसी को पानी पूरी का हैबिट है, तो पानी पूरी का प्राइस कितना भी हो, तो प्राइस क्या हो, आप फिर भी वो चीज को कंज्यूम करोगे। ठीक है, तो हैबिचुअल गुड्स। ओके, हैबिट जब किसी चीज की होती है तो चाहे वो कितना भी महंगा हो, आप उस चीज को कंज्यूम करते ही हो, खरीदते ही हो, डिमांड करते ही हो। ठीक है, सो ये हो गया बच्चों हमारे एक्सेप्शंस खत्म। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी खत्म होता है। ओके, आई होप आपको लॉ ऑफ डिमांड समझा होगा। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा कि मीनिंग क्या होता है, फिर उसका स्टेटमेंट, फिर उसके अजम्पशंस, फिर उसके शेड्यूल, एक्सप्लेनेशन, ग्राफ, एक्सप्लेनेशन। ओके, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आज के सेशन का सबसे लास्ट आंसर जो हम करेंगे। ओके, चैप्टर में आपका ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। एक आपको फैक्टर्स पढ़ना है, एक आपको टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ना है, एक पूरा लॉ हो गया, और ये एक लास्ट कॉन्सेप्ट है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, वेरिएशंस इन डिमांड और चेंज इन डिमांड। ये मैं आपको एकदम अच्छे से पूरा लिख के बताती हूँ तो आपको एकदम समझ जाएगा। ठीक है, चलो वेरिएशंस इन डिमांड पे आते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहला, ये आपको 8 मार्क के लिए आंसर आ सकता है, वेरिएशंस इन डिमांड। वेरिएशंस इन डिमांड आपको 8 मार्क के लिए भी आ सकता है, आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी आ सकता है। ठीक है, आपको 4 मार्क के आंसर में भी आ सकता है, किसी में भी ये आंसर आ सकता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे पहले वेरिएशंस इन डिमांड, और दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगी चेंज इन डिमांड। ठीक है बच्चों, वेरिएशंस इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम फटाफट समझ जाएगा आपको। ठीक है, वेरिएशंस इन डिमांड जो होता है ना, इसमें आपको ये समझना है कि व्हाट इज वेरिएशंस इन डिमांड। वेरिएशंस इन डिमांड मतलब डिमांड में अगर चेंजेस आएगा तो ओनली बिकॉज ऑफ प्राइस, अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब वेरिएशंस इन डिमांड में लॉ को फॉलो करना है। वापस बोल रही हूँ, वेरिएशंस इन डिमांड में आपको किसको फॉलो करना है, आपको लॉ को फॉलो करना है। जो भी लॉ ऑफ डिमांड में आपने सीखा था वही आपको इसमें फॉलो करना है। ओके, अब वेरिएशंस इन डिमांड ना 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। चलो वापस से, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन का मतलब होता है डिमांड का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिमांड का कम होना। क्लियर है? अब डिमांड बढ़ता कब है? अकॉर्डिंग टू लॉ डिमांड बढ़ता कब है? जब प्राइस क्या होता है, कम होता है, बराबर। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड का कम होना। डिमांड कम कब होता है? जब प्राइस क्या होता है, बढ़ता है। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आपको आंसर पूरा टेक्स्ट बुक से पढ़ना है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, या फिर जो मैंने आपको स्मार्ट नोट्स के लिए बोला था वो स्मार्ट नोट्स से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वापस से, एक्सपांशन में क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ता है। डिमांड बढ़ता कब है? जब प्राइस कम होता है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिमांड कम होता है। डिमांड कम कब होता है? जब प्राइस क्या होता है, बढ़ता है। ओके, और ये दोनों में एक चीज का लिंक है, अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है, दोनों में ही अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसका ग्राफ करते हैं।
ओके बच्चों, मैं यहाँ पे आपको अभी इसका ग्राफ बता रही हूं। चलो पहले एक्सपांशन का ग्राफ करते हैं। शेड्यूल नहीं बनाना है, सिर्फ ग्राफ बनाना है आपको दोनों का, ठीक है। चलो ग्राफ में आपको पता ही है, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दोनों में मैं ग्राफ बना रही हूं, ठीक है। वाई एक्सिस में हमेशा क्या लिखने का, प्राइस। एक्स एक्सिस में क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। सेम यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांड, और वाई एक्सिस में क्या आएगा, प्राइस, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर है क्या चल रहा है, ठीक है। चलो अभी हम इसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अभी कोई भी पॉइंट पे, ये प्राइस है, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे यहाँ पे पी ले लो, साथ साथ में आप लोग भी डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे पी ले लो, ठीक है, और यहां पे कोई भी पॉइंट पे क्यू ले लो और इसको ज्वाइन कर दो। पी क्यू मतलब इस प्राइस पर लोग इतना डिमांड कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक, ओके। अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब क्या होता है कि डिमांड का बढ़ना। डिमांड बढ़ता कब है, जब प्राइस क्या होता है, कम होता है। तो मुझे प्राइस को कम करना पड़ेगा। प्राइस को कम करना है तो मैं प्राइस नीचे करूंगी या ऊपर करूंगी, यस बताओ। पी नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, पी पहले से नीचे आएगा, तो मैं यहां पे कर देती हूं पी से P1। प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। प्राइस कम हो गया तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, राइट की तरफ। तो राइट की तरफ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Q1। तो ये मेरा नया P1, ये मेरा नया PQ1, और इसको कर दूंगी ज्वाइन। डॉटेड लाइन से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और ये बन गया मेरा डिमांड कर्व। ये क्या बन गया, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट था ए, ये बन गया हमारा दूसरा पॉइंट बी। तो ए से बी ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, मूवमेंट हो रहा है। अच्छा मुझे बताओ, मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है कि नीचे की तरफ हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है नीचे की तरफ। कैसा मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट। देखो डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, वो चेंज नहीं होगा, बट ये स्लोप में जो मूवमेंट हो रहा है पॉइंट्स का ए से बी में, तो कैसा मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अब हम करेंगे कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आप साथ साथ में आप लोग भी ये ग्राफ बनाओ ताकि आप लोगों का भी प्रैक्टिस होगा। चलो वापस से कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। वापस से कोई भी पॉइंट पे यहाँ पे P ले लो और कोई भी पॉइंट पे यहाँ पे Q ले लो और इसको पहले ज्वाइन कर दो। सब साथ में है, सब बना रहे हैं ये सब, ओके ठीक है। मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूं, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, मुझे कॉन्ट्रैक्शन बताना है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिमांड कम होता है। डिमांड कम हो रहा है मतलब प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है मतलब P से P1। प्राइस को मैंने ऊपर कर दिया, प्राइस को ऊपर किया तो डिमांड कम होगा। तो डिमांड कम हुआ मतलब अंदर की तरफ, तो यहाँ पे मेरे नए लाइंस बनेंगे, ठीक है। ये मेरा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है, बट मूवमेंट क्या हो रहा है, पहले यहां पे था अब यहां पे है। तो अब इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो है अपवर्ड मूवमेंट, ओके। इसमें अपवर्ड मूवमेंट, इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट। स्लोप तो दोनों का डाउनवर्ड ही रहेगा, लॉ आपका चेंज नहीं हो सकता है, लॉ का स्लोप डाउनवर्ड ही रहेगा। अपन इसमें मूवमेंट की बात कर रहे हैं। ये मूवमेंट जो है ना, ये याद रखना, वेरिएशन इन डिमांड में मूवमेंट होता है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन का। आई होप आपको वेरिएशन इन डिमांड
अच्छे से समझा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, तो कभी भी आपको रेफर करना हो तो, ठीक है। वैसे तो ये लेक्चर आपका रिकॉर्डेड है, तो आप वापस से आप कभी भी ये लेक्चर्स फिर से देख सकते हो, ठीक है। तो चलो आज के सेशन का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, चेंज इन डिमांड, ठीक है। चेंज इन डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, ठीक है। चेंज इन डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, याद रखना। चेंज इन डिमांड में आपको दो चीजें याद रखनी है। चेंज इन डिमांड भी दो टाइप का होता है, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। इसमें लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। लॉ अप्लाई नहीं होने का मतलब क्या मालूम है, कि इसमें ना प्राइस कांस्टेंट रहेगा। क्या कांस्टेंट रहेगा इसमें, प्राइस। मतलब अदर फैक्टर्स के वजह से डिमांड या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है। किसके वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। तो अगर हम यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड की बात कर रहे हैं, तो चलो इंक्रीज इन डिमांड का ग्राफ बनाते हैं। ये y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया। वापस से यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे प्राइस आ गया, कोई भी पॉइंट पे Q आ गया, ठीक है। अब मुझे डिमांड को बढ़ाना है, लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहेगा। मतलब आप प्राइस को ना तो ऊपर कर सकते हो ना तो नीचे कर सकते हो, खाली डिमांड आपका पहले से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसके वजह से, अदर फैक्टर के वजह से। मतलब इनकम ज्यादा हो गई ना, इसके लिए आप चीजों को खरीद रहे हो। एडवर्टीजमेंट देख के आप चीजों को खरीद रहे हो, प्राइस देख के आप चीजों को नहीं खरीद रहे हो, तो ये आपका नया बनेगा। तो आपका अब इसमें डिमांड कर्व दो बनेगा, देखो ये आपका ओरिजिनल और ये आपका नया वाला। ये आपका ओरिजिनल डी हो गया और ये D1 हो गया। मतलब अब इसमें ना शिफ्ट हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है इसमें। इसमें डिमांड का भी क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है राइट की तरफ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। कैसा है, वेरी गुड। लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। चलो लास्ट आते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड तो आप लोग खुद से आराम से अभी कर सकते हो। वापस से यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे P, यहाँ पे Q, इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है, अब आपको डिक्रीज इन डिमांड बताना है। तो डिक्रीज इन डिमांड मतलब क्वांटिटी डिमांड अंदर की तरफ, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले आपका डिमांड कब यहाँ पे था, अब यहाँ पे हो गया D1। तो अब यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है वो कैसा शिफ्ट हो रहा है, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। फ्रॉम, कैसे आएगा ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मतलब कैसे, यहां से यहां, राइट टू लेफ्ट, वेरी गुड, ठीक है। सो ये है आपका पूरा 8 मार्क का आंसर। ये आपको 8 मार्क के लिए आ सकता है, 4 मार्क के लिए आ सकता है, ये ऐसा डिस्टिंग्विश बिटवीन में आ सकता है। तो आज के सेशन में जो मैंने आपको बताया ना, लॉ ऑफ डिमांड और ये वाले कॉन्सेप्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको 8 मार्क के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क के लिए भी आ सकता है और डिस्टिंग्विश में भी आ सकता है, ठीक है। सो अभी के लिए हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसके पहले के सेशन में मैंने आपको डिटर्मिनेंट सिखाया था, टाइप सिखाया था, और अभी के सेशन में मैंने आपको लॉ सिखा दिया और एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन सब सिखा दिया, ठीक है। ओके, पहले मैं आपको सारे चैप्टर सिखाऊंगी। चैप्टर सिखाने के बाद हम असर्शन एंड रीजनिंग पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई होप आज का सेशन आपको समझा होगा। अगर आपको समझा है तो आप एक थम्स अप दे दीजिए। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यस, चैप्टर 1 में जरूर कराऊंगी। 3A अपना हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो मेरा चैप्टर 1 ही मैं कराने वाली हूँ, ठीक है। सो जल्दी से जिसको भी समझा है जल्दी से आप थम्स अप कर दीजिए, ओके। और थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफी है।